हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज भी आप लोगों का प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। दूसरा ऑप्शन है 1857 के विद्रोहों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। और तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं और चौथा है कि कोई सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य कथन है? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोगों को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मंगल पांडे हैं इनका जो विद्रोह है ये ग्वालियर से नहीं हुआ था बल्कि ये बैरकपुर था। बैरकपुर छावनी से ही इन्होंने विद्रोह किया था और ये जिस नेटिव के थे वो थी 34वीं नेटिव के थे ये सैनिक और इन्होंने बैरकपुर से विद्रोह किया था। सबसे पहले यही है जिन्होंने विद्रोह का शुरुआत किया है, तो याद रखेंगे। आपका पहला सही नहीं है लेकिन दूसरा बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोहों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था। हालांकि बहादुर शाह जफर बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन बहुत रिक्वेस्ट या कहिए कि बहुत मजबूरी में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था। तो आपका दूसरा सही है लेकिन पहला सही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। प्रश्न है, दिल्ली के प्रतीक के रूप में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह जफर थे परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? आपको ये बताना है कि दिल्ली में जो विद्रोह हुआ है बहादुर शाह जफर ने जो किया है ये भले ही राजा के रूप में सामने है लेकिन नेतृत्व जो कर रहा है वो कौन सा व्यक्ति है? पहला है जनरल बख्त खां, दूसरा है मौलवी अहमदुल्ला, तीसरा है मनीराम दीवान और चौथा है तात्या टोपे। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो दिल्ली में बहादुर शाह जफर का नेतृत्व कर रहा है, यानी कि उनकी तरफ से युद्ध को आगे बढ़ा रहा है या लीड कर रहा है? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो ये बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि मौलवी अहमदुल्ला तो होंगे नहीं, क्योंकि ये कहाँ थे? फैज़ाबाद में थे। आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट है, फैज़ाबाद में है। तात्या टोपे आप सभी को पता है ये कानपुर और आप देखेंगे झांसी में नेतृत्व कर रहे हैं। झांसी दो जगह पे हैं, तो ये भी नहीं होंगे। आपका कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जनरल बख्त खां ही दिल्ली में मुगल बादशाह की तरफ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था बच्चा लोग। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है और आपको वो बताना है। काफ़ी आसान प्रश्न है। पहला है नाना साहब, क्या ये कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं? दूसरा है बेगम हजरत महल, क्या ये लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कर रही हैं? तीसरा है महारानी लक्ष्मीबाई, क्या ये झांसी से नेतृत्व कर रही हैं? और चौथा है कुंवर सिंह, क्या ये आगरा से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं? और ये आपके लिए काफ़ी आसान है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और साथ ही ये नॉर्मल सी बातें हैं जो मैक्सिमम बच्चों को पता होती हैं। तो आप सभी को पता है कि जो आपका सत्य नहीं है वो चौथा सही नहीं है। चूँकि जो जमींदार कुंवर सिंह हैं ये आगरा नहीं बल्कि आरा कह सकते हैं या बिहार कह सकते हैं, इन क्षेत्रों से नेतृत्व कर रहे हैं। आपका ये जो आगरा है ये सही नहीं होगा। आपका पहला तो बिल्कुल ही सही है, नाना साहब कानपुर के बिठूर से विद्रोह कर रहे हैं। बेगम हजरत महल ब्रिजेश कादिर का नेतृत्व कर रही हैं लखनऊ से। और महारानी लक्ष्मीबाई का तो सभी को पता है कि ये झांसी की महारानी हैं और यहाँ के झांसी की सुरक्षा के लिए अपना युद्ध कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही बेहतरीन है और आसान है, आयोग का पूछा हुआ है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा दोबारा किया? यानी कि कौन सा शहर है जो 1857 के दरमियान सबसे पहले दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, यानी कि अंग्रेजों के हाथ से गया भी और अंग्रेजों ने इसको बहुत आसानी से अपने अंडर में ले भी लिया था? वो शहर कौन सा है? पहला है मेरठ, दूसरा है झांसी, तीसरा है दिल्ली और चौथा है लखनऊ। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जो दिल्ली थी वो राजधानी थी पहले के टाइम में। मुगलों की राजधानी दिल्ली थी और बाकी शासकों की राजधानी भी दिल्ली थी। और जब यहाँ पे मुगल बादशाह का कब्जा हो गया और ये सेना के अंडर में आ गया
तो उस समय अंग्रेज बहुत हताश हुए थे कि दिल्ली का जो एरिया है वो विद्रोहियों के हाथ में लग गया है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली को प्राप्त करने का सबसे पहला प्रयास किया, क्योंकि वहाँ पे मुग़ल बादशाह थे और उनको हटा करके और इस क्षेत्र को अधिकार करना उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ताकि लोगों का मनोबल टूटे। और उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर ही दोबारा से अधिकार किया था। और यहाँ पे विद्रोह को किसने दबाया था, आप लोगों को ये सॉल्व करा चुकी हूँ, फटाफट कमेंट कीजिएगा किसने दबाया था दिल्ली में विद्रोह को। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया है? इसमें से कौन से हैं जो ब्रिटिश का साथ दे रहे हैं 1857 के विद्रोह को दबाने में? पहला ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद के निज़ाम, तीसरा ऑप्शन है भोपाल के नवाब और चौथा है नेपाल के राजा, पांचवा है सभी और छठवां है कोई नहीं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निश्चित तौर पे पता होना चाहिए कि किन लोगों ने विद्रोह किया और किन लोगों ने विद्रोह को समाप्त करने में अंग्रेजों का साथ दिया है। फटाफट कमेंट करेंगे और आपके लिए ये बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। और आप सभी को पता है कि सिंधिया भी अंग्रेजों के साथ थे, निज़ाम भी अंग्रेजों के साथ थे, नवाब भी भोपाल के हैं और नेपाल के राजा भी हैं। याद रखिएगा, इन सभी लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और देश के साथ गद्दारी की है। यहाँ तक कि सिंधिया अकेले ही बहुत ज़्यादा मदद किए अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने इनके बारे में कहा था कि अगर सिंधिया ने हमारी मदद ना की होती तो हमें कल ही अपना बोरिया बिस्तर भारत से बांधना पड़ता। तो निश्चित तौर पे ये सारे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण में क्या नहीं था? इनमें से कौन सा है जो 1857 के विद्रोह का जो असफल हुआ उसके लिए जिम्मेदार नहीं है और आप सभी को वो पता होना चाहिए। पहला है, यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका। दूसरा, यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। तीसरा, विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। और चौथा, विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो 1857 की असफलता का प्रमुख कारण नहीं है? बाकी सभी कारण हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जो 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण नहीं है और आप सभी को पता है कि वो कौन सा है। निश्चित तौर पे बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, याद रखिएगा आपका चौथा नहीं है, जो कि विद्रोही अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित नहीं थे, बल्कि वो अपने अपने क्षेत्र के लिए प्रेरित थे। जैसे झांसी की रानी को झांसी चाहिए था, अवध के जो महारानी है जीनत हजरत महल, उनको अपना लखनऊ बचाना था, नाना साहब को अपना पेंशन बहाल करना था। इस तरह से सबका अपना क्षेत्रीय जो है स्वरूप था, क्षेत्रीय स्वार्थ था और वो लोग पूरी तरह से राष्ट्रीयता की भावना से नहीं प्रेरित थे कि सारे लोग एक साथ मिलकर के अंग्रेजों का सामना करें। तो इसलिए आपका पहला तो बिल्कुल सही है कि ये समाज के सभी अंगों और वर्गों को प्रभावित नहीं किया। दूसरा भी सही है, ये सभी भागों में नहीं फैला, मैक्सिमम उत्तर के मैदानी बेल्ट में ही ज़्यादातर रहा। और जो विद्रोही सत्ता है या लोग हैं, इनका कोई मतलब एक तरीके से मोटिव नहीं था कि सब लोग क्या करेंगे जब अंग्रेज भारत से भाग जाएंगे। वो बस इतना ही सोच रहे थे कि हमारा क्षेत्र बच जाए और हमारा साम्राज्य बच जाए। तो इनका कोई दीर्घकालिक विजन नहीं था। आपका चौथा है जो कि असफलता के प्रमुख कारणों में नहीं शामिल है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? आपको सत्य बताना है। पहला ऑप्शन है 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। और दूसरा है 1858 के कानून के तहत भारत के मामलों पर अंतिम निर्णय वायसराय को दे दिया गया। तीसरा है कि दोनों सही है और चौथा है कि कोई सही नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं कि क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि आपका, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आपका पहला तो बिल्कुल ही सही है कि 1857 के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट को यहाँ का शासक घोषित कर दिया गया। लेकिन दूसरा सत्य नहीं है, क्योंकि अंतिम निर्णय या नियंत्रण वायसराय को नहीं दिया गया, बल्कि जो भारत सचिव थे, जो ब्रिटेन के कैबिनेट स्तर के एक तरीके से के व्यक्ति हैं और वो अंतिम निर्णय लेंगे। जो राजा के प्रतिनिधि हैं वो कौन है? वो है सचिव, भारत सचिव। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संसद के हाथों में सारी चीज़ें चली गई थी। तो आपका दूसरा सही नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से गलत है। पहला है, गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। दूसरा है, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था। तीसरा है कि दोनों बातें गलत हैं और चौथा है कि कोई गलत नहीं है। अब बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। 1858 के जो भी कानून पारित किया गया उसके बारे में कौन सा है जो कि गलत है, और आप सभी को पता है कि आपका कौन सा है जो कि गलत है। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दूसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जो कि गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो मानने के लिए बाध्य था, ये सही नहीं है। पहला सही है कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया है जो गवर्नर जनरल की मदद करेगा उसके निर्णय लेने में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो बात है, ये चीज़ सही नहीं है। वो महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है और अगर उसके महत्वपूर्ण फैसले में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो इनके फैसले को ये रद्द कर सकता है। ये पावर गवर्नर जनरल को दिया गया है, इसलिए आपका दूसरा सही नहीं है और आपको गलत ही बताना था। आपका दूसरा सत्य नहीं है बच्चा लोग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए और ये भी बेहतरीन प्रश्न है। 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सेना के पुनर्गठन के बारे में कौन सी बात है जो कि आपका सत्य नहीं है? पहला है, सेना ने भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। क्या सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों की संख्या या जो भाग है वो ज़्यादा हो गया? दूसरा, भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। क्या ये बात सही है कि जो भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण थे, जो सैनिक रूप से महत्वपूर्ण थे, ऐसे क्षेत्रों में केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया? तीसरा, अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। और चौथा, सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा, यानी कि आप सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा। अब आपको बताना है कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है और आपको ये बताना है। निश्चित तौर पे बच्चा लोग ये आपके लिए काफ़ी आसान होना चाहिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि अंग्रेज इतने अच्छे कभी नहीं थे, ना ही उतने उदार थे कि वो भारतीय सेना को जो है अधिकारी वर्ग में शामिल करेंगे। निश्चित तौर पे ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। प्रमोशन नहीं होता था चाहे भारतीय कितने भी योग्य हों, और ये भी उनकी नाराज़गी का एक रीज़न था। और अंग्रेज योग्य ना होते हुए भी उनको प्रमोशन मिल जाता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, वेतन ज़्यादा होता था, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। तो पहला बिल्कुल ही सही है कि भारत में जो सेना है उसमें भारतीयों के बजाय यूरोपियों की संख्या बढ़ाई गई क्योंकि दोबारा विद्रोह ना कर सके। और दूसरा भी सही है, जो भौगोलिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था, सैनिक रूप से महत्वपूर्ण था, ऐसी जगह पे यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। और चौथा भी सही है कि अब सेना में भर्ती करते समय जाति, धर्म और क्षेत्र को नहीं देखा जाएगा। ऐसी घोषणा महारानी के घोषणा पत्र के द्वारा किया गया, लेकिन अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को शामिल नहीं किया गया। यहाँ तक उनको कभी नहीं जाने दिया जाता था, ये चीज़ याद रखेंगे। तीसरा सत्य नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन को लड़ाकू जाति घोषित की थी? इनमें से कौन है जिनको 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लड़ाकू जाति घोषित किया था? पहला है पंजाबियों को, दूसरा है गोरखों को, तीसरा है पठानों को और चौथा है सभी को। निश्चित तौर पे बच्चा लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछी हुई हैं कि किसको लड़ाकू घोषित किया। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने मदद किया उनको इन्होंने लड़ाकू घोषित करके सम्मानित किया, और जिन लोगों ने इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा की, विद्रोह किया, उनको इन्होंने गैर लड़ाकू जाति में तब्दील कर दिया या घोषित कर दिया। तो आप सभी को पता है पंजाबियों ने आंदोलन में अंग्रेज़ों की मदद की है। गोरखा जो बहुत लड़ाकू माने जाते हैं, इन्होंने भी अंग्रेज़ों की मदद की, और पठानों ने भी अंग्रेज़ों की मदद की है। इसीलिए इन सभी को लड़ाकू जाति घोषित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जबकि अवध, बिहार और इन क्षेत्रों के जो सैनिक हैं जिन्होंने विद्रोह में शामिल हुए हैं उनको इन्होंने गैर लड़ाकू जाति घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश हैं उनके द्वारा भारतीय रजवाड़ों के बारे में कौन सी नीतियां अपनाई गई थी।
पहला है भारतीय राज्यों को हड़प की नीति का त्याग कर दिया गया। क्या अब भारतीय राज्यों को हड़प नहीं किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया उन्होंने। दूसरा, उत्तराधिकार गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान किया गया। क्या अब कोई भी राजा अपने बच्चे को जिसका अपना खुद का वारिस नहीं है वो गोद ले सकता है, क्या ऐसा प्रावधान कर दिया गया था। तीसरा है केवल पहला सही है और चौथा है कि दोनों सही है। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा है जो कि आपका सत्य है। और ये भी आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे याद रखिएगा। 1857 के घोषणा पत्र में ये दोनों प्रावधान किए गए थे, यानी कि दोनों बातें सही हैं। यानी कि भारतीय राज्यों को अब नहीं हड़पा जाएगा, क्योंकि ये रीज़न था एक बड़े विद्रोह का, और दूसरा भी रीज़न था उत्तराधिकार की बातों को लेकर जो विलय किया जा रहा था। इस तरह से ये दोनों अधिकार दे दिया गया और ये आपका बेहतरीन प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है। पहला है बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया, क्या ये बात सत्य है। दूसरा, समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया। तीसरा है भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। और चौथा है कि कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि गलत है। 1858 के बाद जो अंग्रेजों ने नीति अपनाई भारतीयों के बारे में, कौन सा है जो कि गलत है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आप सभी को पता है कि विद्रोह का एक रीज़न धार्मिक था, यानी कि भारतीय धर्म के क्षेत्र में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, जैसे बाल विवाह को रोकना, जैसे शिशुवध को रोकना, जैसे सती प्रथा को रोकना, इस तरह की चीज़ों को रोकने की वजह से भी ये समस्या हुई। साथ ही चर्बी वाले कारतूस तो तात्कालिक कारण बने ही। तो आपका दूसरा सही नहीं, क्योंकि यहाँ से इन्होंने समाज सुधार को समर्थन करने की नीति को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि भारतीय जो हैं वो धर्म से काफ़ी जुड़े हुए हैं और उसमें हस्तक्षेप करने से उनको समस्याएं होंगी। तो ये गलत है। बांटो और राज करो की नीति ये हमेशा लागू करते रहे और आगे इसको और भी ज़्यादा बढ़ाते गए। अभी तक ये लोग इतना ज़्यादा इस तरह की नीति नहीं अपना रहे थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ से अब दोनों धर्म के बीच इन्होंने फूट डालने का प्रयास किया। और तीसरा भी बिल्कुल सही है कि राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। तो इस तरह से बच्चा लोग आपका दूसरा गलत है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सी बात है जो कि सत्य है। पहला है यह केवल भारतीय सैनिकों के असंतोष का परिणाम था, क्या ये बात सही है कि इसमें सिर्फ भारतीय सैनिक ही जो है नाराज थे इसलिए विद्रोह हुआ। दूसरा, इसका आरंभ पहले दक्षिण और मध्य भारत में हुआ, क्या विद्रोह का शुरुआत दक्षिण और मध्य भारत में हुआ था। तीसरा, इसने लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत लागू करने के लिए प्रेरित किया, क्या इस विद्रोह ने डलहौजी को प्रेरित किया कि वो व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प की नीति को लागू करें। और चौथा है कि सभी बातें सही हैं। और पांचवा है कि उपरोक्त में से कोई भी बात सत्य नहीं है। अब बताएंगे 1857 के बारे में कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ लिखी हुई कोई बात सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि ये केवल भारतीय सैनिकों का असंतोष नहीं था, इसमें राजा भी असंतुष्ट थे, श्रमिक भी असंतुष्ट थे, किसान भी असंतुष्ट थे, निश्चित तौर पर बहुत सारे जमींदार और नवाब भी असंतुष्ट थे, इसलिए गलत हो गया। दूसरा, आरंभ आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से हो रहा है, मेरठ के बैरकपुर से हो रहा है, तो ये उत्तर भारत का हुआ, ये दक्षिण भारत का नहीं है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि व्यक्तिगत के सिद्धांत की वजह से ही तो आंदोलन शुरू हुआ झांसी वगैरह से, तो ये उसके बाद की घटना नहीं है, बल्कि ये रीज़न है 1857 के क्रांति के होने का एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए तीनों सही नहीं है, उपर्युक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सत्य है। पहला है किसान और जमींदार अत्यधिक कर लगान वसूली के कठोर तरीकों से नाराज थे। दूसरा है भारतीय सिपाही धार्मिक भावना और विश्वासों का उल्लंघन करने वाले नियमों से असंतुष्ट थे। तीसरा है भारतीयों ने यह महसूस किया कि सामाजिक सुधार की आड़ में अंग्रेज परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। और चौथा है कि सभी बातें विद्रोह के लिए जिम्मेदार हैं।
निश्चित तौर पे बच्चा लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और आप सभी को पता है कि क्या सत्य है, बेहद आसान और अंडरस्टैंडिंग का है। निश्चित तौर पे सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। पहला, आपका किसान और ज़मींदार अत्यधिक कर की वजह से नाराज़ थे, और दूसरा, सिपाही धार्मिक, इनको टीका नहीं लगाने दिया जाता था, पगड़ी नहीं बांधने दिया जाता था, फिर चर्बी वाले कारतूस ने तो हद ही कर दी, और तीसरा, भारतीयों ने यह महसूस किया कि उनकी जो सामाजिक सुधार के नाम पे उनकी जो परंपरागत जीवन शैली है उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं अंग्रेज, इसलिए सभी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सी उद्घोषणा महारानी ने की है और वो सत्य नहीं है। पहला है, इसमें राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर देसी राजकुमारों के अधिकार को मान्यता प्रदान की। दूसरा, कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था। तीसरा है, इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया। और चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। काफ़ी ट्रिकल मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। बताइए कौन सा है जो कि सही होगा, निश्चित तौर पे बताइए, फटाफट बताइएगा कि कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित नहीं किया गया, बल्कि यहाँ से प्रोत्साहन दिया गया ताकि उनको संतुष्ट किया जा सके, वो नाराज़ ना हो और अंग्रेज़ों की जो है भक्ति करते रहे। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि हड़प की नीति को समाप्त कर दिया गया और राजकुमारों के अधिकार को मान्यता दे दी गई। दूसरा भी सही है कि कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकार, रीति रिवाज और प्रथाओं पर विचार किया जाना था कि उनके चीज़ों में हस्तक्षेप ना किया जाए। लेकिन तीसरा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से भारतीयों को सेवाओं, अभी मैंने बताया कि जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। हालांकि भेदभाव तो होता ही रहा, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। अब अगला देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बेहतरीन है। 1857 की क्रांति के पश्चात नीति में आई परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना 1857 के बाद अंग्रेजों ने जो नीतियां लागू की उसके बारे में कौन सा है जो कि सत्य है। बेहतरीन प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, हिंदू वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के स्थान पर अब मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाने लगी। और याद रखिएगा बच्चों लोग, तुष्टीकरण का मतलब होता है कि उनको समर्थन देना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दूसरा, भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति विद्वेष की भावना में वृद्धि हुई। क्या अंग्रेज अब भूस्वामियों और अंग्रेजों जमींदारों के प्रति बुरा भावना रखते थे? तीसरा, सरकार ने सामाजिक सुधारों से अपना समर्थन वापस ले लिया। और चौथा है कि कोई नहीं। और पांचवा है कि सभी। बेहतरीन प्रश्न है। देखिए पहले ध्यान दीजिए कि कौन सी नीति अपनाई गई, ये बताना है आपको। निश्चित तौर पे आप लोगों को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा ये क्वेश्चन। बताइएगा कि कौन सा है जो कि आपका सत्य है, और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। देखिए याद रखेंगे आपका कौन सा सत्य है, केवल और केवल तीसरा सही है। पहला इसलिए सही नहीं है क्योंकि हिंदू वर्ग के समर्थन प्राप्त करने के स्थान पर मुस्लिम को नहीं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ये लोग मुस्लिम से नाराज़ थे। इनको लग रहा था कि जो बादशाह हैं वो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और वो शासक बनना चाहते हैं, तो ये लोग मुगलों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। इसलिए आपका पहला तो नहीं होगा, ये नीति नहीं अपनाई, बल्कि मुस्लिमों से ये लोग और भी ज़्यादा रुष्ट हो गए। इनको सरकारी नौकरी वगैरह में जगह ही नहीं देते थे। लेकिन 1857 के बाद, जब 1870 के बाद का टाइम पीरियड आता है, फिर धीरे धीरे ये लोग अपनी फूट डालो राजनीति के तहत इनको अपने उसमें शामिल किया। और भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति तो इन्होंने अच्छी भावना में वृद्धि की, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो मदद किया था, इसलिए इनकी जो मतलब चीज़ें थी उसको और भी ज़्यादा बहाल किया और उनको पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। आपका तीसरा जो है यही सही है। कह रहा सरकार ने सामाजिक सुधारों में अपना समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि इनको समझ में आ चुका था कि धार्मिक और सामाजिक चीज़ों में हस्तक्षेप करेंगे तो भारतीय नाराज़ होंगे, इसलिए इन्होंने तीसरी चीज़ अपनाई। बाकी चीज़ें उल्टा है, इसको सीधा करके समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश नीतियों के चलते भारतीयों को इन अफवाहों पर विश्वास हुआ? पहला है पश्चिमी शिक्षा और विचारों को अपनाकर भारतीय समाज को सुधारना। दूसरा है सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत। तीसरा है कुशासन के आरोप में भारतीय राज्यों को हड़पना। और चौथा है कि सभी।
अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बारे में जो अफवाह और भविष्यवाणियां प्रचलित थी उनको लेकर के कौन सी बात है जो कि सही है। निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें जिम्मेदार थी। पश्चिमी शिक्षा और विचारों को अपनाकर भारतीय समाज को सुधारने का जो ये लोग बात कर रहे थे, सुधार नहीं रहे थे बल्कि अपनी तरफ परिवर्तित कर रहे थे। और दूसरा भी कि सती प्रथा का उन्मूलन किया इन्होंने और विधवा पुनर्विवाह लागू किया जिससे कि भारतीय नाराज थे। और तीसरा भी कुशासन के आरोप में भारतीय राज्यों को हड़पने की जो बात कही इन्होंने, जिसमें अवध को हड़पने से लोग ज़्यादा नाराज़ थे। तो आपकी सभी बातें बिल्कुल सही है, निश्चित तौर पे इसमें कोई समस्या नहीं है। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, आपके पास 3 ऑप्शन है और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित है। पहला है लियाकत अली, क्या ये लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरा है मौलवी अहमदुल्ला, क्या ये बरेली से नेतृत्व कर रहे हैं विद्रोह का। तीसरा है बख्त खां, क्या ये दिल्ली से विद्रोह कर रहे हैं नेतृत्व का। कोई एक ही सुमेलित है और आपको वही बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। फटाफट कमेंट कीजिए, आसान है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो निश्चित ही बच्चा लोग, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि बख्त खां जो हैं ये दिल्ली से बहादुर शाह जफर का नेतृत्व कर रहे हैं, चूँकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे तो उनका नेतृत्व, वहाँ की सेना का नेतृत्व यही कर रहे हैं। अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, याद रखिएगा, फैज़ाबाद से नेतृत्व कर रहे थे और इन्हीं के ऊपर अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम रखा था कि जो इनका सर काट के लाएगा उसको 50,000 का इनाम देंगे हम। और आपका लियाकत अली जो हैं ये आपको पता है ये कहाँ के हैं, ये इलाहाबाद है। इलाहाबाद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में लियाकत अली हैं और मौलवी अहमदुल्ला जो हैं ये फैज़ाबाद से हैं, इसलिए आपका पहला दूसरा नहीं सही है, केवल और केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, इस विद्रोह में सिंधिया, होलकर, निज़ाम, जोधपुर के राजा तथा पंजाब के सिख सरदार न सिर्फ विद्रोह से अलग रहे बल्कि उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। दूसरा है, बंगाल तथा पंजाब के अधिकांश क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित थे। तीसरा है, लियाकत अली ने इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किया। और आपका चौथा है, ब्रिटिश कमांडर निकोलसन और हडसन ने दिल्ली के विद्रोहियों से मुक्त कराया दिल्ली को। अब बताएंगे कौन सा जो असत्य है। बेहतरीन प्रश्न है और इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी बारीकी से चीज़ों को इसमें बनाया गया है। हमारी टीम ने इसमें लग रहा है ज़्यादा दिमाग लगा दिया है। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग, कौन सा सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि कह रहा अधिकांश क्षेत्र में बंगाल और पंजाब तो बिल्कुल इससे अछूता ही था, ये तो अंग्रेजों का मदद कर रहे हैं, विद्रोह कहाँ से होगा। और बंगाल के अधिकांश क्षेत्र में भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवध और बिहार में विद्रोह किए गए हैं, मध्य क्षेत्र में भी हुआ है, लेकिन आपके बंगाल का बहुत कम एरिया विद्रोह से प्रभावित है और पंजाब तो बिल्कुल ना के बराबर प्रभावित है। तो ये आपका दूसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही गद्दारी की है देश के साथ, सिंधिया, होलकर, निज़ाम और जोधपुर के राजा, पंजाब के सिख सरदार, ये सभी लोग अंग्रेज़ों का सहायता कर रहे थे। जितने विद्रोह कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो पावरफुल हैं वो अंग्रेज़ों के साथ हैं। लियाकत अली तो अभी आपको पता चल गया, इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। और ब्रिटिश कमांडर निकोलसन और हडसन, इन्होंने दिल्ली के विद्रोह को दबाया था। इन्हीं लोगों ने बहादुर शाह जफर के बच्चों को उनकी आंखों के सामने गोली मारी थी, याद रखिएगा, ये लोग काफ़ी क्रूर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। पहला है संबलपुर, क्या यहाँ से सुरेंद्र साहू विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरा है गंजाम, क्या यहाँ से राधा कृष्ण जो है सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन सा सही नहीं आपको बताना है। तीसरा है कश्मीर, क्या यहाँ से गुलाब सिंह नेतृत्व कर रहे हैं। और चौथा है लखनऊ, क्या यहाँ से लियाकत अली नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो आपका सुमेलित नहीं है वो काफ़ी आसान है, बाकी आपको पता हो ना हो, लेकिन जो सही नहीं है वो आप सभी को पता है, क्योंकि अभी इसके पहले ही आप सॉल्व कर चुके हैं कि जो लियाकत अली हैं ये कहाँ से हैं, इलाहाबाद से हैं। ये सब रट डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद है, लखनऊ में तो हजरत महल हैं और कौन है, बिरजिस कादिर हैं जो कि अल्पवयस्क पुत्र हैं। बाकी बातें सही हैं बच्चा लोग, ये नहीं होंगी आपके लिए, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। ये तो लीक हो चुका है और आप सभी को पता है कि किसने किया है। पहला है जीनत महल, दूसरा है नाना साहब, तीसरा हजरत महल और चौथा है तात्या टोपे। तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। नाना साहब कहाँ से कर रहे हैं, कानपुर से कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जीनत महल जो है ये बहादुर शाह की पत्नी है, तो कहाँ पे होंगी, दिल्ली में होंगी।
हजरत महल ही तो बिरजिस कादिर के साथ लखनऊ में विद्रोह कर रही हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये सत्य हो गया। तात्या टोपे ये झांसी और कानपुर में मदद कर रहे हैं विद्रोह में। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कल के क्लास में ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से, तो आज ये क्वेश्चन मिल भी गया। बताइएगा, पहला है कुंवर सिंह, दूसरा है नाना साहब, तीसरा है तात्या टोपे और चौथा है मंगल पांडे का। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग के द्वारा पूछा हुआ है ये। निश्चित तौर पे पता होगा आप लोगों को रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम है, रियल नेम किसका है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है, तात्या टोपे का ही नाम है। नाना साहब का कल बात हुई थी तो आप लोगों ने बताया था धोंदू या धोंधू पंत इनका नाम है। तो ये दोनों नाम आयोग के द्वारा पूछे हुए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव यानी कि विद्रोह से जुड़े हैं। बहुत आसान, आज का सबसे आसान प्रश्न। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि कहाँ के थे और कौन से नेटिव के थे, ये भी पता है। बैरकपुर के 34वें नंबर के नेटिव इन्फेंट्री के ये सैनिक थे और इन्होंने सबसे पहले कारतूसों को लेकर के विद्रोह किया और इस तरह के बंदूकों का उपयोग करने से मना कर दिया। और जब उनके अधिकारियों ने इस बात के लिए उनको मजबूर किया तो उन्होंने उनको ही गोली मार दी थी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन है, कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ये भी बहुत आसान है आप सभी के लिए, इतना ज़्यादा पढ़ा दिया रट गया होगा। बताएंगे, क्या झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, क्या लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, क्या कानपुर से अजीमुल्ला खां थी, क्या फैजाबाद से नाना साहब थे। सभी को पता है, इसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगने वाला आप लोगों को कि कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। सभी को पता है कि फैजाबाद में कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। फैजाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे हैं, नाना साहब तो पता है कि कानपुर से हैं। फैजाबाद से कौन है, अहमदुल्ला जिनके ऊपर 50,000 का इनाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी बातें बिल्कुल सत्य हैं, बच्चा लोग याद कर लीजिएगा, बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसको दयालु विश्लेषण से संबोधित किया गया है। इसमें कौन है जो कि दयालु है, ध्यान दीजिएगा। पहले हैं कैनिंग, दूसरे हैं म्यो, तीसरे हैं रिपन और चौथा है लैंसडाउन। बताइए कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि रियल में जिसको आप लोग दयालु जानते हैं वो तो नहीं है और जिनको आप नहीं जानते हैं वही हो जाएंगे। बताएंगे कौन से हैं जिनको दयालु विश्लेषण से संबोधित किया गया है। मुझे पता है कि आप लोगों को लगेगा कि ये रिपन है, वास्तव में रिपन को माना जाना चाहिए, लेकिन आयोग जिसको मान रहा है वो है लॉर्ड कैनिंग। इनको दयालु माना गया है, लेकिन रियल में इतने सारे अंग्रेज़ों में अगर कोई दयालु था या अच्छा इंसान था, इन 200 सालों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा दिखा हो वो थे रिपन। बाकी तो पता नहीं कौन सी किताबों से पढ़ के आए हुए मानव थे जिनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था। जो दक्कन दंगा आयोग था इसका संबंध किससे था। पहला है किसानों की ऋणग्रस्तता से, दूसरा है दक्कन में विधि और व्यवस्था का अभाव, तीसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था की समस्याएं और चौथा है दक्कन में सांप्रदायिक दंगे। आप बताएंगे बच्चा लोग, आपके लिए नया हो सकता है लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था, और इसमें कंफ्यूज होना लाजमी है क्योंकि ये अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। तो याद रखेंगे, आप लोगों को लगभग सभी सही लगेंगे, लेकिन सही केवल और केवल पहला है, किसानों की ऋणग्रस्तता। इस दंगे के बाद आयोग गठित किया गया कि क्या अंग्रेजों के लगान विधि की वजह से दंगा हुआ, तो पता चला कि लगान विधि की वजह से नहीं, बल्कि वहाँ के जो साहूकार हैं, जो महाजन हैं, इन लोगों ने जो लोगों को पैसे दे दे करके उनकी ज़मीन जायदाद हड़प ली थी बेईमानी करके, इन लोगों की वजह से किसानों ने क्या किया है, ये दंगा किया है। और इसीलिए क्या है, किसानों की ऋणग्रस्तता से जुड़ा हुआ है। साहूकार और महाजनों की वजह से किसानों ने विद्रोह किया था, इसलिए याद रखेंगे बच्चा लोग, पहला सही है। और आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। पहला है बकास्त भूमि आंदोलन, क्या ये कार्य नंद शर्मा का है। दूसरा है एका आंदोलन, क्या ये मदारी पासी का है। तीसरा है मोपला विद्रोह, क्या ये कुजा अहमद हाजी का है। और तीसरा है अवध किसान सभा आंदोलन, क्या ये मुंडा का है। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही नहीं है, और ये भी आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। फटाफट कमेंट करेंगे। ये सारे महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा किए गए हैं।
तो याद रखेंगे बच्चा लोग, जो आपका अवध किसान सभा आंदोलन है, इसका जो है नेतृत्वकर्ता वो मुंडा नहीं है, ये मुंडा नहीं होंगे बच्चा लोग। बाकी पहला बिल्कुल सही है। बर्खास्त भूमि आंदोलन कार्यानंद हैं, और एका आंदोलन मदारी पासी हैं, मोपला विद्रोह कुजा अहमद हाजी हैं। लेकिन अवध किसान सभा का जो नेतृत्व कर रहे हैं ये कौन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आया है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, बेहतरीन है, और आप लोग को नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। पहला है बारदोली सत्याग्रह, क्या ये काली पराज से जुड़ा है। दूसरा है तेभागा, क्या ये बर्गदार से जुड़ा है। तीसरा है सत्यशोधक समाज, क्या ये कुनबी कृषक हैं। और चौथा है उलगुलान जो है विद्रोह, क्या ये बाबा रामचंद्र से जुड़ा है। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा, और आपको ये अच्छा कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। और याद रखिएगा कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो ये तो सभी को पता है कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। बारदोली जो सत्याग्रह है ये काली पराज जातियों से जुड़ा हुआ है जो विद्रोह कर रहे थे, और इन्हीं का नाम बदल करके गांधी जी ने रानी पराज कर दिया था। ये चीज़ याद रखिएगा, रानी पराज कर दिया था गांधी जी ने, इनका नाम काली पराज से रानी पराज कर दिया था। तेभागा आंदोलन जो उत्पाद का तीसरा हिस्सा देना होता था, ये वर्गदार जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। और सत्यशोधक जो समाज है ये कुनबी कृषक से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो उलगुलान विद्रोह है ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे, ये मुंडा से जुड़ा हुआ है, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो आपने अभी मैंने आपसे पूछा था जिसका उत्तर आप लोगों को पता हो कि अवध किसान सभा के जो हैं वो कौन है, यही बाबा रामचंद्र हैं। बाबा रामचंद्र जो हैं ये अवध किसान से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1859 के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। नील विद्रोह बहुत ही फेमस है और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है नील विद्रोह से कौन सा बात है जो कि सही है ये बताना है। पहला है यह पूना और अहमदाबाद से शुरू हुआ, क्या नील विद्रोह पूना और अहमदाबाद से शुरू हुआ है। दूसरा, यह साहूकारों के विरुद्ध संचालित था, क्या ये साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। तीसरा है बंगाल में बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। और चौथा है कि यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। इसमें से कोई एक ही सही है, ये चीज़ याद रखिएगा, और बाकी सारी बातें गलत हैं, और आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सत्य है। तो आप सभी को पता है कि आपका तीसरा सही है। बंगाल में के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने नील विद्रोह का समर्थन किया है, बढ़ावा दिया। पहला इसलिए सही नहीं क्योंकि जब ये बंगाल का है तो ये पूना और अहमदाबाद कहाँ से आ जाएगा। आप सभी को पता है कि ये बंगाल क्षेत्र में नील उत्पादन को लेकर के था। दूसरा, ये साहूकारों के विरुद्ध नहीं है बल्कि अंग्रेज बागान मालिकों के विरुद्ध है जो इतना ज़्यादा शोषण करते थे जनता का। और चौथा भी सही नहीं है कि ये जमींदार नहीं है बल्कि बागान मालिकों के खिलाफ है जो कि अंग्रेज बागान मालिक हैं। इसलिए आपका केवल और केवल तीसरा सही है, बाकी बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चा लोग उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन रहा होगा। नील विद्रोह के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है। अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा कि कौन सी कृति से नील विद्रोह के बारे में वर्णन मिलता है। नील विद्रोह के बारे में वर्णन कौन सी कृति से मिलता है। पहला है निम्नलिखित में से कौन गुडेम रप्पा विद्रोह से संबंधित हैं। बताइए कौन से हैं जो गुडेन रप्पा विद्रोह से संबंधित है। पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है कुशल कुमार, तीसरा है अल्लूरी सीताराम राजू, और चौथा है मंगल पांडे। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है, और आपका निश्चित ही आपका कौन सा है जो कि सही है। और आप सभी को पता है कि मंगल पांडे तो होंगे नहीं, मुंडा तो मुंडा विद्रोह से हैं। आपका अल्लूरी सीताराम राजू इसका सही उत्तर है, और ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, जो आपके नील विद्रोह है इसके बारे में जो वर्णन है वो दीन बंधु मित्र के नील दर्पण से मिलता है। दीन बंधु मित्र बहुत बार एग्जाम में आया है, दीन बंधु मित्र का नील दर्पण, इसी से पता चलता है नील विद्रोह के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, याद रखिएगा ये सारी बातें। उम्मीद है 1857 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सारे तथ्य आप लोगों को मिले होंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट 1857 के बारे में क्लियर हो गया होगा।
ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और ये सारे शानदार कलेक्शन आप लोगों के लिए हैं। इसको बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़िए और अपने ज्ञान को मजबूत कीजिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए और एग्ज़ाम में सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को और पास हो जाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।